Students, myself Jitendra Kumar, and today we will discuss about development of Indian Constitution. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं भारत का इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और आज हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि किस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में कलकत्ता में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सेकंड, अगर हम बात करें तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भागीदारी का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भागीदारी का अधिकार, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भागीदारी का अधिकार चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। आगे बढ़े तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया या बाई कैमरल बनाया गया? तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919, इंडिया एक्ट 1919, इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सबसे पहले द्विसदनीय बनाया गया या बाई कैमरल बनाया गया। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्राप्त है। इंडिया एक्ट 1935 के तहत, इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ें, भारत का संवैधानिक विकास इसके अंतर्गत जो अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए उनके बारे में जान लेते हैं, और जो अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए उनके बारे में जान लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास में जो अधिनियम आए हैं उनमें सबसे पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। चार्टर एक्ट 1793,
ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। चार्टर एक्ट 1813, ये भी, इसे हम सेकंड चार्टर एक्ट कहते हैं, ये भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। चार्टर एक्ट मतलब तीसरा चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1833, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। और चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, यह चौथा चार्टर एक्ट भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चारों चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 और 1853, आपने एक बहुत मतलब बारीकी से देखा होगा कि जो चार्टर एक्ट हैं वो हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आया है। 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आया है। तो चारों जो चार्टर एक्ट हैं वो लगभग 80 साल में, मतलब हर 20 साल के बाद आया है। ठीक है, तो 80 साल इनको आने में समय लगा है। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए हैं। आगे अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले अधिनियम की, तो भारत शासन अधिनियम 1858, ये भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया है। भारत शासन अधिनियम 1858। उसके 3 साल बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम फर्स्ट, 1892 में भारत परिषद अधिनियम सेकंड, 1909 में भारत परिषद अधिनियम थर्ड और 1919 में भारत शासन अधिनियम फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947, ये सभी अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए हैं। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, यह डाइआर्की सिस्टम लागू किया गया, वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है एक द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश भारत में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको भी किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम पर आधारित है? तो यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़े, तो भारत शासन अधिनियम पर क्या क्या आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 पर बहुत सारी चीज़ें जो है आधारित हैं। पहला जो है, भारत के राष्ट्रपति को शासनादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा 1935 के अंतर्गत ही है ये, पहली राष्ट्रपति को जो है ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, केंद्र में डायआर्की सिस्टम या द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का जो नियम है वो भी इसी के अंतर्गत आया। ब्रिटिश भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भी 1935 के अंतर्गत ही थी, अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी इसी के अंतर्गत किया गया है। किसके? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ें, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। एक निर्वाचित संविधान द्वारा
भारत के एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी कि भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये एक निर्वाचित संविधान सभा थी और ये क्रिप्स मिशन के द्वारा, किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया और किसके अंतर्गत किया गया। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है किस अनुपात में किया गया। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कितनी संख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा, विभिन्न प्रांतों की ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से किया गया। तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी उसकी बात करते हैं। अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी उसकी बात करते हैं। तो उसमें किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सदस्यगण थे अंतरिम सरकार के 1946 के, उनमें सबसे पहले नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनको राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेशी मामलों से संबंधित 2 विभाग दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण ये 3 विभाग दिए गए थे। गृह सूचना और प्रसारण ये 3 विभाग दिए गए थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी उसमें उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग का मंत्रालय दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया और लियाकत अली खां को अंतरिम सरकार में 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग दिया गया। सी राजगोपालचारी को शिक्षा और कला विभाग दिया गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम ड्राफ्ट किसने तैयार किया। संविधान सभा का प्रथम ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया, सर BN राव के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया। जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे और इनको कब बनाया गया था। प्रथम स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। वही स्थायी थे, प्रथम भी वही थे। लेकिन अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। अगला प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 से ही प्रारंभ हो गया था संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू हुआ या एग्जीक्यूट किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान बनना शुरू हो गया था। ठीक है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो है आया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए भारतीय संविधान के निर्माण काल में? मतलब जब तक संविधान बनता रहा तब तक कुल 12 अधिवेशन हुए संविधान सभा के। ठीक है, और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? सर BN राव को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जबकि राष्ट्रीय ध्वज कब अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। आगे क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में या नेशनल एम्ब्लेम के रूप में जो है स्वीकार किया गया। अब संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण जो है समिति थी संविधान सभा की सलाहकार समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें, अगर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू कुल 2 समितियों का अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दो समितियों का अध्यक्ष कौन थे? दो समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति, और दो के नेहरू जी थे, संघ शक्ति समिति और संविधान समिति। प्रारूप समिति का मैं बता ही चुका हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे। ठीक है। पंडित नेहरू राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष रहे। प्रारूप समिति के तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्शदात्री समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति थी जो संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके जो है अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। संविधान सभा के प्रारूप की समिति के और भी सदस्य थे। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, उसके अलावा एन गोपाल स्वामी आयंगर मेंबर थे, के मुंशी, बी एम मित्रा जो है के मुंशी की जगह बाद में आ गए थे, नहीं सॉरी, बी एम मित्रा की जगह बाद में एन माधव राव आए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, इनकी जगह पर बाद में टीटी कृष्णमचारी आ गए। ठीक है। तो ये प्रारूप समिति के मेंबर थे। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा की प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और मुंबई प्रेसिडेंसी से वो 1947 से 50 तक निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में। इसके पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी से एक साल के लिए निर्वाचित हुए थे। तो साथियों, ये संविधान के विकास से संबंधित वीडियो था, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।